सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके यूपी टेट के बाल विकास विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग को पता है कि पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, आपको सभी वीडियोस में 30 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और इस वीडियो में आपको टोटल 35 क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन भी प्रशिक्षुओं ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 361 है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है कक्षा शिक्षण के द्वारा, पाठ्यक्रम द्वारा या विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा या टोली शिक्षण के द्वारा। तो दोस्तों, विद्यालय में सामाजिक व्यवहार की जो शिक्षा है वह हमेशा चलती है, लेकिन जब विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का मतलब है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या इन सब में क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और देशभक्ति गीत, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा जो स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, फेयरवेल पार्टी होती है। तो इसमें क्या होता है, इससे सामाजिकता आती है बच्चों के अंदर और एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, एक दूसरे से मित्रवत भावना, ये सभी चीजें इन्हीं सब गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सीखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सी है, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 362 है, स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। स्व अध्ययन का मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टडी, जो कि इस समय आप सभी लोग कर रहे हैं। स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी, आप खुद से पढ़ते हैं, आप नोट्स बनाते हैं और आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको स्व अध्ययन की आदत अगर नहीं है या फिर आप स्व अध्ययन नहीं कर पाते हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो, तो उसको करने का तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? उपयुक्त स्थान, छात्रों को पढ़ने को कहना, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना या छात्रों से बिल्कुल बात ना करना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, उपयुक्त स्थान यानी कि एक अच्छा स्थान चूज करना या एक अच्छा प्लेस चूज करना जहां पर जाकर आप पढ़ सकते हो। क्या यह अच्छा तरीका है स्व अध्ययन या सेल्फ स्टडी का? इसके अलावा छात्रों को पढ़ने को कहना, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना या छात्रों से बिल्कुल बात ना करना। तो राइट आंसर है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि जो शिक्षक करेंगे वही छात्र करेंगे, तो शिक्षक को देखकर ही छात्र करेंगे। तो इसलिए स्वयं क्या करना होगा? शिक्षक को खुद सेल्फ स्टडी करनी होगी। जब बच्चे उनको खुद पढ़ते हुए देखेंगे तो बच्चों के अंदर भी वह भावना आएगी। तो स्व अध्ययन की जो आदत है, इसके विकास के लिए एक शिक्षक को पहले खुद इसकी पहल करनी होगी, यानी कि पहले खुद उनको ये बच्चों को दिखाना होगा कि वह भी सेल्फ स्टडी करते हैं, वो भी पढ़ते हैं, तो तब ये आदत बच्चों के अंदर आएगी। क्वेश्चन नंबर 363 है, आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? जब बच्चा बोलने लगे, जब बच्चे में पढ़ने की रुचि पैदा हो जाए, जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाए या 4 वर्ष की आयु के बाद। तो आपकी राय में बच्चे को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसमें आपको पता है कि प्राइमरी में एडमिशन के लिए बच्चा 6 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि 5 वर्ष से क्या होना चाहिए? अधिक आयु का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन सी जो है, जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाए तभी हमें उसे स्कूल भेजना चाहिए। लेकिन आजकल जो कॉन्वेंट स्कूल है, जो सरकारी स्कूल नहीं है बल्कि प्राइवेट स्कूल है, वहां पर क्या होता है, 4 वर्ष तक बच्चा पहुंचते पहुंचते उसका एडमिशन हो जाता है। लेकिन बच्चे का सही से जब विकास हो जाए, जब उसके अंदर ललक आए स्कूल जाने की, जब वह बिल्कुल जानने लायक हो जाए, तभी बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाए तभी उसे स्कूल भेजना चाहिए। तो याद रखिएगा, चूंकि आप लोग तैयारी प्राइमरी टीचर के लिए ही कर रहे हो, तो आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जितने भी
परिषदीय स्कूल आते हैं, यानी कि जितने भी प्राइमरी स्कूल आते हैं सभी में एडमिशन की जो एज होती है वो 6 वर्ष होती है, यानी कि बच्चा 5 वर्ष से अधिक का ही होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 364 है, छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य उपयोगी है क्योंकि बच्चों के लिए बाल साहित्य का मतलब क्या है? जो छोटी-छोटी कहानियाँ होती हैं, किताबों में चुटकुले होते हैं, जिसमें ढेर सारे कार्टून बने होते हैं, वो सब क्या बच्चों के लिए उपयोगी हैं? क्यों उपयोगी हैं? इससे उनका मनोरंजन होता है, इसमें आकर्षक सामग्री होती है, यह बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाता है या इसमें ज्ञानवर्धक कहानियाँ होती हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यह बच्चों में पढ़ने की रुचि पैदा करता है। और पढ़ने की रुचि बहुत बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर होना, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे, जब उनके अंदर पढ़ने की रुचि होगी, रीडिंग रीडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा खुद से पढ़ेगा तो वो बहुत सारी चीजें सीखेगा। और जब बच्चे को बाल साहित्य अच्छे लगेंगे या जब उसको कहानियां अच्छी लगेंगी तो वह आगे चल करके बहुत सारी क्रिएटिव चीजें भी कर पाएगा, एक अच्छा लेखक भी बन पाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 365 है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है? काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व या फिर धर्मानुराग? तो दोस्तों सबसे पहले एक छात्र हो, छात्रा हो, कोई भी हो मनुष्य, सबसे पहले उसका इंसान होना जरूरी है। वह किस धर्म से है, किस जाति से है, ये मैटर नहीं करता। एक इंसान, अच्छा इंसान रहना जरूरी है। तो एक बच्चे के अंदर काम में लगन, वह जो भी काम करे उसको बहुत बहुत मन से करे। अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में पूरा मन लगाए, अगर खेल रहा है तो खेलने में पूरा मन लगाए। आत्मविश्वास होना तो हर व्यक्ति के अंदर बहुत जरूरी है, केवल बच्चा ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा तभी आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। श्रम का महत्व, श्रम का महत्व तो आपको पता ही है कि जितना आप मेहनत करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा, तो श्रम का महत्व तो कभी कम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऑप्शन ए बी सी ये क्या है? ये तीनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के जीवन में। लेकिन जो धर्मानुराग है, जरूरी नहीं कि आप किसी धर्म को मान रहे हो तभी आप एक अच्छे इंसान हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए इसको हम सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपके अंदर काम के प्रति, आपके काम के प्रति लगन होना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और आपको अपने श्रम पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तो यह एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है। सबसे पहले हम सब क्या है, एक इंसान है, उसके बाद हम किसी धर्म को, किसी समुदाय को बिलोंग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 366 है, किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल हैं? किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल हैं? आप सभी लोग भविष्य में चल करके आप सभी लोग प्राइमरी टीचर बनोगे, तो आप सभी लोगों को क्या लगता है कि किस स्तर के बच्चों को पढ़ाना सबसे आसान है और किस स्तर के बच्चों को पढ़ाना सबसे कठिन है? किसी भी काम की शुरुआत करना क्या होता है, मुश्किल होता है। शुरू करना आसान नहीं होता है। किसी भी काम को आप देखोगे, आप जब शुरू करने जाओगे तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो ऐसे ही जो सबसे पहली शिक्षा होती है बच्चों की क्या होती है, वो प्राइमरी एजुकेशन, जो कक्षा 1 से 5 तक बच्चे लेते हैं, वो क्या होती है, प्राइमरी एजुकेशन। और इसी प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे को पढ़ना, लिखना और बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो जब कोई नई नई चीज बच्चों को सिखाई जाती है तो सिखाना क्या होता है, कठिन होता है ना। तो सबसे अधिक समस्याएं किस स्तर पर आती हैं शिक्षा के? प्राइमरी स्तर की शिक्षा में। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों ने इसको अनुभव भी किया होगा, आप सभी लोगों ने ऑलरेडी टीचिंग की है प्राइमरी में जा करके आप सभी लोगों ने, तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा समस्याएं जो है वो इसी वर्ग में है, या फिर ये कहें कि इसी स्तर में है। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा है, इसमें एक शिक्षक का बहुत बहुत ज्यादा धैर्यवान होना जरूरी है। धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे हैं तो वो तो गलतियां करेंगे ही, लेकिन एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना है, उनकी गलतियों को सुधारना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 367 है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको मातृभाषा में पढ़ाना क्यों बेहतर होता है? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास हो सकता है या बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि
जब बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, जो भाषा वह जानता है, जिस भाषा में उसके उसके परिवार के लोग उससे बात करते हैं, माता-पिता, उसके घर में जो बड़े हैं, उसके आस-पास के उसके दोस्त, उसके आस-पड़ोस के लोग जिस भाषा में बात करते हैं, जो भाषा उस बच्चे को अच्छे से आती है, अगर हिंदी भाषा अच्छे से आती है और स्कूल में भी अगर हिंदी में ही सारी सब्जेक्ट उसको पढ़ाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, तो बच्चे के लिए क्या होगा, आसान होगा ना। कोई भी चीज सीखना क्या होगा, कोई भी विषय वह आसानी से सीख जाएगा। तो बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 368 है, इनमें से कौन सा सामाजिक मूल्य है? लक्ष्य, प्रवृत्ति, परोपकारिता सिद्धांत या आक्रामक आवश्यकताएं। दोस्तों, जो परोपकारिता सिद्धांत है, यानी कि दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना, या कोई भी कभी भी हमें मदद के लिए बुलाए तो हमें हमेशा तैयार रहना। अगर हम अपने स्तर से जितनी भी किसी की मदद कर सकते हैं या किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो सामाजिकता का एक सामाजिक मूल है परोपकारिता, यानी कि दूसरों के प्रति क्या करना, अपनी कृतज्ञता जाहिर करना, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है, अगर हमारे पास कोई आता है सहयोग सहयोग करने के लिए कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम अपने स्तर से जितना भी कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए या उस सोसाइटी के लिए हमें करना चाहिए। तो परोपकारिता सिद्धांत जो है यह क्या है? एक सामाजिक मूल्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 369 है, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? भाव प्रदर्शन, पढ़ना लिखना या चलना? तो बालक सर्वप्रथम किस प्रकार की क्रियाएं सीखता है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बच्चा जब धीरे धीरे जैसे जैसे वह 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का होता है, वो क्या करता है, भाव प्रदर्शित करता है। यानी कि उसके चेहरे से आप साफ देख सकते हैं कि वह हंस रहा है, कि रो रहा है, कि वह डरा हुआ है। तो वह भाव प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 370 है, छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए, अगर छोटे बच्चों को आप नियमित पुस्तक पढ़ाना चाहते हैं तो ये आदत आप कैसे उनमें विकसित करेंगे? उन्हें रोज वैसा करने को कहा जाएगा, अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा, उन्हें पुस्तकालय ले जाया जाएगा, या प्रत्येक बच्चे को एक पुस्तक दी जाएगी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत कैसे बनेगी? जब अध्यापक खुद उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेंगे। जब शिक्षक को बच्चे पढ़ते हुए देखेंगे तो उनके अंदर भी पढ़ने की ललक उत्पन्न होगी। तो अध्यापक क्या करेंगे, उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेंगे, और बच्चे जब शिक्षक को देखे रहेंगे कि हाँ वो इस तरीके से पढ़ रहे थे, तो वह भी जब घर जाएंगे तो वह भी उस तरीके से उस पाठ को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक शिक्षक जो भी काम करते हैं उसका पूरा प्रभाव जितने भी बच्चे होते हैं क्लासरूम पर सब पर पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 371 है, पेस्टालॉजी ने विद्यालय में किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की थी? पेस्टालॉजी ने विद्यालय में किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की थी? जन्म से 5 वर्ष के, 2 से 3 वर्ष के, 3 से 13 वर्ष के, या 6 से 11 वर्ष के? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है 3 से लेकर के 13 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 372 है, छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण कौन सा होता है? सहयोग की भावना, आज्ञाकारिता, सत्य बोलना या उत्तरदायित्व की भावना। छात्रों के चरित्र का सबसे प्रमुख गुण कौन सा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उत्तरदायित्व की भावना, यह सबसे मुख्य गुण होता है। बाकी सहयोग की भावना, सहयोग की भावना का मतलब क्या करना, दूसरे की मदद करना, आज्ञाकारिता, शिक्षक की कही गई बातों को मानना, सत्य बोलना, ये सभी जरूरी चीजें हैं। लेकिन उत्तरदायित्व की भावना का यहाँ पर मतलब है कि बच्चे जो आप होमवर्क दे रहे हो वह घर से करके ला रहे हैं कि नहीं, जो काम आप क्लास वर्क दे रहे हो क्लास में वह बच्चा कर रहा है या नहीं, यानी कि उस बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, कि वह जो काम उसे दिया गया है वह उस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है यह हर एक बच्चे के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भावना नहीं होगी तो वह कोई भी काम सीरियसली नहीं करेंगे। तो इसलिए उत्तरदायित्व की भावना बहुत जरूरी है कि अगर हम सही से नहीं करेंगे तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होंगे। ठीक है, तो इसलिए उत्तरदायित्व की भावना यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 373 है, प्रारंभ से ही बच्चों की बाल साहित्य पढ़ने में रुचि जागृत करने का क्या लाभ होगा? अगर आपने बच्चों में शुरू से ही बच्चों को बाल साहित्य में
रुचि उत्पन्न कर दी, यानी कि वो अलग-अलग प्रकार की बाल साहित्य की किताबें पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, तो इससे क्या लाभ होगा? छात्र अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, छात्रों में स्वस्थ आदतों का विकास होगा, उनका मनोरंजन होगा या पठन बोध का विकास होगा। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों में स्वस्थ आदतों का विकास होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 374 है, शिक्षा के सामाजिक कार्य हैं परंपराओं का समायोजन, नए सामाजिक ढांचे का विकास, सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य या उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षा के सामाजिक कार्य हैं वह है परंपराओं का समायोजन, यानी कि जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, उसको हमें क्या करना है, आगे ले जाना है। नए सामाजिक ढांचे का विकास, यानी कि हमें जिस तरीके से विकास हो रहा है उसके साथ भी चलना है, लेकिन अपनी परंपराओं को साथ में लेकर चलना है। और सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य, आज आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर देख रहे हो, लैपटॉप, मोबाइल, आप जो भी चीजें देख रहे हो, ये सब क्या है, सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों के द्वारा ही तो आपको उपलब्ध हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जो है, उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 375 है, सामाजिक परिवर्तन संभव है भाषा द्वारा, शासक द्वारा, शिक्षा द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। सामाजिक परिवर्तन सिर्फ एक ही चीज के द्वारा संभव है और वह है शिक्षा के द्वारा। शिक्षा, जहां पर शिक्षा रहेगी वहां पर किसी प्रकार की भी उस देश को किसी प्रकार की कभी किसी दिक्कत का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, तो वहां पर सारी चीजें बिल्कुल सही से होती हैं। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन कर सकता है और शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। जितनी भी समाज में कुरीतियां हैं उन्हें हम हटा सकते हैं और जितनी अच्छी चीजें हैं हम उन्हें आगे और बढ़ा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है शिक्षा, इसीलिए शिक्षा को क्या किया गया है, अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार बनाया गया है। सभी बच्चों का क्या है, ये मौलिक अधिकार है, हर बच्चे का मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 376 है, सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं। सामाजिक नियंत्रण करना, व्यक्ति को सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए तैयार करना, सामाजिक परंपरा की सुरक्षा तथा हस्तांतरण करना या उपरोक्त सभी। तो ये सब क्या है, ये सब शिक्षा के कार्य हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 377 है, छोटे बच्चों को एक साथ बैठाकर कहानियां सुनाने से उनकी याददाश्त तीव्र होती है, उनकी मिलकर काम करने की भावना, उनके अंदर मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है, उनकी जिज्ञासा की तृप्ति होती है या उनमें सद्विचार पैदा होते हैं। दोस्तों, छोटे बच्चों को पहले उनके दादी बाबा, उनके नानी नाना उन्हें क्या सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। लेकिन आज के टाइम में उस कहानी की जगह किसने ले ली है, मोबाइल ने ले ली है। तो छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते थे उनके जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनके घरों में। तो बच्चे क्या करते थे, उनके पास जितने भी बच्चे घर में होते थे सब जाकर उनके पास कहानियां सुनते थे। तो इससे क्या होता था, इससे उनके अंदर मिलकर काम करने की भावना पैदा होती थी, सहयोग की भावना पैदा होती थी। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 378 है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। तो भाषा सीखने का जो सबसे प्रभावी उपाय है वो है वार्तालाप करना। यानी कि अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है, चाहे आपको इंग्लिश सीखनी है, चाहे आपको किसी भी दूसरी भाषा को सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोशिश करो कि उसी भाषा में आप बात करो। आप जितना उस भाषा में बात करोगे उतना ही आपका वह भाषा क्या होगा, बहुत ही अच्छे से आप उस भाषा को बोल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 379 है, शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है, धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष या उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षा होती है वह समाज के सभी पक्षों को प्रभावित करती है, चाहे धार्मिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 380 है, आप बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए क्या करेंगे, किसी छात्र की सहायता लेंगे, शब्द को श्यामपट्ट पर लिखेंगे, स्वयं शुद्ध उच्चारण करेंगे या स्वयं शुद्ध उच्चारण करके छात्र से पुनरावृत्ति कराएंगे। आपके सामने कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है, आपने उसको कहा कि मेज पर रखो और यहाँ पर पढ़ो उंगली रख के, और जहां पर भी गलती होगी हम बताएंगे।
तो यह एक शिक्षक ने इस तरीके से कहा तो बच्चा पढ़ रहा है। तो जहां पर भी जिस भी शब्द को उसने गलत पढ़ा, शिक्षक क्या करेंगे, उस शब्द को बताएंगे, फिर क्या कहेंगे कि तुम खुद इसको पढ़ करके बताओ। तो स्वयं शुद्ध उच्चारण करेंगे, खुद पहले उस शब्द को सही से पढ़ेंगे और फिर बच्चे को भी उसे उच्चारण करने को कहेंगे। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 381 है, छात्रों की शिक्षा प्रारंभ होती है प्राथमिक विद्यालयों से, बालवाड़ी से, घर से या समाज से। तो बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है घर से। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है, उसका घर या उसका परिवार ही होता है और प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। क्वेश्चन नंबर 382 है, कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है। तो कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी, कक्षा में जिम्मेदारी सारी किसकी होती है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, किसकी होती है, शिक्षक की होती है। और शिक्षक मतलब कक्षा शिक्षक यानी कि क्लास टीचर। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मनोवैज्ञानिक वातावरण का मतलब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण का मतलब यही है कि हर बच्चे को आपको इसी तरीके से पढ़ाना है जिस तरीके से वह पढ़ना चाहता है, और आपको कोशिश यही करनी है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, क्लास में जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को वह समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 383 है, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट प्रयोगों पर, हल के प्रयोगों पर, आसान से कठिन की ओर या शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यताओं पर। तो भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र किस पर आधारित है, तो दोस्तों यह आधारित है गेस्टाल्ट प्रयोगों पर। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, तो बच्चों को अगर आप पेड़ के बारे में, आपको बच्चों को बताना है फलों के बारे में, फूलों के बारे में, टहनियों के बारे में, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस बच्चे को पूरा एक पेड़ दिखा दोगे, और जब आपने पूरा एक पेड़ दिखाया फिर आप इसमें बताओगे कि तना कहाँ है, पत्तियां कहाँ है, इसमें कहाँ पर फल है, कहाँ पर फूल है, तो बच्चों को आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप बच्चों को पहले पूरी एक बॉडी दिखाएंगे, फिर आप बताएंगे कि कहाँ पर आंख है, कहाँ पर कान है, कहाँ पर बाल है, तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। तो जो गेस्टाल्ट प्रयोग है, गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने यह बताया कि पहले हमें संपूर्ण चीजों का अध्ययन करना है, यानी कि यहाँ पर पहले पूरा एक सेंटेंस बच्चों को बता दिया जाए, फिर उन्हें बताया जाए कि इसमें शब्द कौन कौन से हैं। तो ऐसे ही पहले हम पूरी बात को बता देंगे बच्चों को, फिर उसमें एक एक अंग के बारे में उन्हें बताएंगे, पहले पूरी चीज उन्हें हम दिखा देंगे, फिर उसके एक एक अंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 384 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित या शिक्षण विधि केंद्रित। तो चाहे पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, आज के समय में सारी शिक्षा है बाल केंद्रित। बच्चे के रुचि के अनुसार ही आपको क्या करना है, पढ़ाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 385 है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक शिक्षा की नींव क्या होती है, कहते हैं अगर नींव मजबूत हो तो मकान, पूरा मकान क्या होता है, बहुत ही मजबूत बनता है। तो इसी प्रकार जो बच्चों की पढ़ाई की नींव होती है वो होती है प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। तो जो प्राथमिक शिक्षा है यह क्या है, यही आधार स्तंभ है, यही शिक्षा की नींव है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 386 है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया, व्यवहार बराबर कार्य, व्यक्तित्व और वातावरण। यानी कि यहाँ पर कहा गया है व्यवहार बराबर कार्य, और कार्य के अंतर्गत क्या रखा गया है, व्यक्तित्व और वातावरण। तो यहाँ पर B इक्वल टू F P एंड E यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वह उसके व्यक्तित्व और वातावरण की क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। तो यह कहा किसने है कि जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वह उसके व्यक्तित्व और उसके वातावरण, उसका व्यक्तित्व खुद का और उसके आसपास के वातावरण के लोग कैसे हैं, यह निर्भर करता है उस व्यक्ति के व्यवहार पर।
तो यह कथन किसने कहा है? टालमैन ने, लेविन ने, डीवी ने या थॉर्नडाइक ने? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लेविन। यह कर्ट लेविन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 387 है वंशक्रम सिद्धांत या वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गाल्टन, वीजमैन, मेंडल या सोरेन? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन सी मेंडल। क्वेश्चन नंबर 388 है वंशक्रम संबंधी नियम है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सब क्या है? वंशानुक्रम के नियम है या वंशक्रम के नियम है। क्वेश्चन नंबर 389 है कैलीकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया था? गोडार्ड ने, डगडेल ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या स्वेसिंगर ने? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए गोडार्ड ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 390 है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु का काल क्या कहलाता है? बाल्यकाल, बाल्यकाल, शिशुकाल, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, आपको पता है जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शैशवावस्था। तो यहाँ पर आप देखिए किशोरावस्था और बाल्यावस्था तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिशुकाल या शैशवावस्था। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 391 है पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आप सभी लोगों को पता है कि कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया था। संवेगात्मक विकास, भौतिक विकास, सामाजिक विकास या मानसिक विकास? तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी लोगों को पता है मानसिक विकास। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 392 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है? दोस्तों आपको पता है कि जीन पियाजे जी ने जो मानसिक विकास की अवस्थाएं हैं बालकों की, उन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया था। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, जिसकी उम्र होती है जिसमें जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे आते हैं। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। और इसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 393 पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये सभी इन सभी के विषय में अभी मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 394 है मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग है भय, क्रोध, आश्चर्य या घृणा? दोस्तों पलायन का मतलब होता है किसी से डर करके क्या करना, वहां से भागने का प्रयास करना कि उस जगह को छोड़ करके जाना, डर बस। तो डर का मतलब क्या होता है? भय होता है ना। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो मूल प्रवृत्ति पलायन है इसका संबंध किस संवेग से है? भय संवेग से है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 395 है बालक व्यक्तियों का मुस्कान के साथ स्वागत करने लगता है किस अवस्था में? बच्चा खुश होकर के यानी कि अपने चेहरे पर स्माइल देकर के लोगों का स्वागत करने लगता है। पहले माह की अवधि में, दूसरे माह की अवधि में, तीसरे माह की अवधि में या चौथे माह की अवधि में? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरे माह की अवधि में। यानी कि जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो उसे स्माइल करना यानी कि वह अपने आसपास के लोगों को पहचानना धीरे धीरे शुरू कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 35 क्वेश्चंस पढ़े। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको यूपी टेट की, सी टेट की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जितना मैंने बनाया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस बनाते हैं हम उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे दोस्तों, और आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का भी ख्याल रखेंगे और ऐसे ही हमसे रोज मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।